हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल DR एकेडमिक पर। तो दोस्तों, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं कक्षा 12 की फिजिक्स। फिजिक्स का जो सिलेबस है वो आज की इस वीडियो से हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, जो कि आपका किसी भी बोर्ड से हो जिसमें एनसीईआरटी लागू होती है, जैसे यूपी बोर्ड हो गया, राजस्थान बोर्ड हो गया, बिहार बोर्ड हो गया। ठीक है ना, इन सभी बोर्ड्स के लिए ये वीडियो रहने वाली है, जिसमें आपका एनसीईआरटी की बुक्स चलती है, उन सभी के लिए ये वीडियो होने वाला है। तो आप सभी इस वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि इसमें हम जो फिजिक्स पढ़ने वाले हैं वो कुछ इस तरीके से पढ़ेंगे कि क्लास में ही अपन को याद हो जाए। ठीक है ना, जिससे आप जब आपकी 12th की एग्जाम होगी तो आपको फिजिक्स का ज्यादा लोड नहीं लेना पड़े। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस पहली क्लास को। अगर आपने इससे पहले जो मैंने बेसिक मैथमेटिक्स की क्लास करवाई थी वो अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो उसको भी आप जरूर से देख लीजिएगा, जिससे कि आपको फिजिक्स पढ़ने में और भी आसानी हो जाएगी। ठीक है ना, वहां पे मैंने 11th और 10th की जो मैथमेटिक्स है वो मैंने वहां पे डिस्कस की गई है, जिससे क्या है कि फिजिक्स में वो सारी चीजें काम आती है। ठीक है, चलिए तो आज हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि फिजिक्स क्या है, फिजिक्स की परिभाषा क्या है, इसका मतलब क्या है, इसको हम क्यों पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे फिजिक्स की परिभाषा यहाँ पे लिखी हुई है इस तरीके से। फिजिक्स फिजिक्स क्या है, देखिए, विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्रकृति से संबंधित होने वाली समस्त घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है ना, जो हमारा नेचर है इससे संबंधित जो भी घटनाएं होती हैं वो क्या होती हैं, फिजिक्स होती हैं। ठीक है ना, अब जैसे मान लीजिए आप जिस रूम में बैठे हो उस रूम में आपके छत का पंखा चल रहा हो। ठीक है ना, या फिर आपके आसपास देखिए कोई मशीन चल रही हो, तो वो क्या है, वो एक फिजिक्स ही है। ठीक है ना, फिजिक्स के बिना वो चीज संभव नहीं है। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रकृति से संबंधित होने वाली घटनाओं क्या किया जाता है, यहाँ पे अध्ययन किया जाता है, या उन घटनाओं के कारणों का पता लगाया जाता है कि ये किस तरीके से, जैसे पंखा चल रहा है तो वो पंखा क्यों चल रहा है, क्या कारण है इसका कि ये घूम रहा है चारों तरफ। ठीक है ना, तो वही क्या है, फिजिक्स है, भौतिक विज्ञान है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे फिजिक्स एक ग्रीक भाषा का शब्द है जो कि क्या है, फिजियो से बना है। किससे बना हुआ है, फिजियो से। अब फिजियो का मतलब क्या है, फिजियो का अर्थ है जानना या सीखना। देखिए, जानना या सीखना, अब इससे आपको साफ पता चल गया है कि फिजिक्स का मतलब क्या है, किसी भी चीज के बारे में जानना या उसको सीखना। ठीक है ना, तो अब से क्या करोगे, आप फिजिक्स को ना रटोगे बल्कि इसको आप जानोगे, फील करोगे। ठीक है ना, इसको सीखोगे, क्योंकि फिजिक्स को रटा नहीं जाता है। ठीक है ना, इसको सीखा जाता है, इसको जाना जाता है, पढ़ा जाता है। ठीक है ना, तो अपन वही करने वाले हैं। तो चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि कंप्लीट सिलेबस हम इस चैनल पर करने वाले हैं। ठीक है ना, ये अपनी पहली वीडियो है, तो आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलिए आगे टॉपिक देखते हैं। यहाँ पे अपनी स्टार्ट होती है यूनिट फर्स्ट, जिसमें अपना विद्युत की। देखो, विद्युत की क्या है, विद्युत की का मतलब होता है कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें विद्युत आवेशों का अध्ययन किया जाता है। किसका, विद्युत आवेशों का, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में स्टडी किया जाता है, वो क्या कहलाता है, विद्युत की कहलाती है। ठीक है ना, अब इस विद्युत की को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। कितने भागों में, दो भागों में। ठीक है ना, कौन कौन से हैं, पहला है आपका स्थिर वैद्युतिकी, जो कि आपकी यूनिट फर्स्ट है, इसको बोला जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है ना, क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है, भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वो है बहुत विद्युतिकी का वह भाग जिसमें स्थिर आवेशों का, किनका, स्थिर आवेशों का, यानी कि कोई भी चार्ज पार्टिकल है वो अगर स्टेबल है, एक जगह पर स्थिर है, तो उसके बारे में अध्ययन किया जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है, स्थिर वैद्युतिकी कहा जाता है। ठीक है ना, अब इसकी जरूरत क्या पड़ी, देखिए जैसे हमारे पास जो फोटोकॉपी मशीन होती है। ठीक है ना, क्या होती है, फोटोकॉपी मशीन होती है, वो क्या है, एक स्थिर वैद्युतिकी पर आधारित है। ठीक है ना, जैसे कंप्यूटर का कोई प्रिंटर होता है वो भी एक स्थिर वैद्युतिकी पर आधारित होता है। ठीक है ना, तो उसमें स्थिर वैद्युतिकी का यूज होता है, इसीलिए इसकी जरूरत पड़ती है। अब इसके एग्जाम्पल है, जैसे कूलाम का नियम है, दूसरा विद्युत क्षेत्र, विद्युत विभव एटसेट्रा। ओके, ये सारे एग्जाम्पल है इसके। तो आप समझ गए हैं कि स्थिर विद्युत की क्या है। अब दूसरा पार्ट इसका है गतिशील विद्युत की, ये इसको बोला जाता है धारा विद्युत की।
ठीक है ना। अब नाम से ही पता चल रहा है धारा विद्युत या गतिशील विद्युत का मतलब होता है कि विद्युत का वह भाग जिसमें गतिशील आवेशों का, किनका, गतिशील यानी कि मूड चार्ज का, ठीक है ना, जो कि चार्ज क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, तो उसका अध्ययन किया जाता है, तो गतिशील या धारा विद्युत की कहलाती है। ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल तो आप समझते ही हो कि धारा, ठीक है ना, क्या होता है, विद्युत धारा। विद्युत धारा क्या होती है, इलेक्ट्रॉनों के अपोजिट डायरेक्शन में चलती है, ठीक है ना, तो ये हमारे पास विद्युत धारा इसका एग्जाम्पल हो जाता है। ठीक है ना। तो आप लोगों ने क्या जाना अभी तक कि फिजिक्स क्या है, विद्युत की क्या है, विद्युत की के कितने प्रकार हैं, और उनका जो डिटेल है, या जैसे स्थिर विद्युत की है और एक गतिशील धारा विद्युत की है, तो इनके बारे में आपने जाना। तो आप लोगों को समझ में आ गया है कि आपको अब आगे पढ़ना कैसे है। ठीक है ना। फिजिक्स का मैंने आपको बता ही दिया, फिजिक्स को आपको फील करना है, ना कि इसको रटना है। ठीक है ना। वैसे आप मुझ पर भरोसा रखो, एकदम अल्टीमेट तरीके से अपन फिजिक्स को पढ़ने वाले हैं। ठीक है। चलिए, अब आगे अपन स्टार्ट करते हैं चैप्टर फर्स्ट। तो अपना स्थिर वैद्युत की, जो अपना स्थिर वैद्युत की है, इसके अंदर अपना चैप्टर फर्स्ट आता है, जिसका नाम है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। क्या है, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ठीक है ना। विद्युत आवेश तथा क्षेत्र हमारा चैप्टर फर्स्ट है। ठीक है ना। इसको बोला जाता है इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। ओके, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड इसको बोला जाता है। ठीक है ना। आप क्या करेंगे, अपन इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि विद्युत आवेश क्या है। ठीक है ना। तो सबसे पहले अपन करेंगे कि इसको, यानी कि जो हमारे पास इस विद्युत आवेश तथा क्षेत्र है, ये क्या है। तो देखिए, लगभग 600 ईसा पूर्व ग्रीक निवासी, कहां के निवासी, ग्रीक निवासी थेलस नामक व्यक्ति ने एम्बर नामक पदार्थ को, कोई पदार्थ था जो कि एम्बर था, क्या था, एम्बर नामक पदार्थ था, ठीक है ना, उसको क्या किया, ऊन से रगड़ा, किससे, ऊन से, भाई ऊन से इसको रगड़ा। तो उसने, तो थेलस नामक जो व्यक्ति थे, उन्होंने क्या किया कि इस एम्बर को ऊन से रगड़ा, ठीक है ना, फिर क्या किया कि उसको कागज के टुकड़ों के पास लाया, छोटे छोटे कागज के टुकड़ों के पास। तो कागज के टुकड़े क्या हो गए, उससे आकर्षित हो गए, या फिर मिट्टी के कणों के पास लेकर गया, तो मिट्टी के कण क्या हो गए, उससे आकर्षित हो गए। ठीक है ना। अब जैसे आप बचपन में जो एक्सपेरिमेंट किया करते थे कि आपकी कंघी होती थी, ठीक है ना, कंघी होती थी, तो जब आप उससे बालों में चलाते थे कंघी को, तो कंघी को जैसे आप कागज के टुकड़ों के पास लेकर जाते थे, तो उससे क्या होता था, वो कागज के टुकड़े कंघी पर चिपक जाते थे, ठीक है ना, क्या हो जाते थे, कंघी पर चिपक जाते थे। ठीक है ना। तो उससे क्या होता था, यानी कि वो आकर्षण हो जाता था, ठीक है ना, कागज क्या हो जाते थे, उससे आकर्षित हो जाते थे। तो यही प्रक्रिया क्या होती है, स्थिर विद्युत की होती है, क्या होती है, स्थिर विद्युत की होती है। ठीक है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कारण ये होता था। ठीक है ना। एम्बर को ग्रीक भाषा में इलेक्ट्रम कहा जाता है, क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रम, क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रम कहा जाता है। किसको, एम्बर को, सॉरी, एम्बर को। ओके, एम्बर को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रम कहा जाता है। इसी के आधार पर विद्युत की, स्थिर विद्युत की, इलेक्ट्रॉन, विद्युत चुंबकी, ठीक है ना, आदि का नामकरण हुआ था। ठीक है ना। अब आगे देखिए यहाँ पे, और अगर एग्जाम्पल की बात करें तो और एग्जाम्पल हो जाते हैं कि कांच का, जो कांच की छड़ है, उसको अगर रेशम से, एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से, प्लास्टिक की छड़ को ऊन से, इनमें भी एम्बर की भांति गुण उत्पन्न हो जाते हैं। इसका मतलब है कि अगर हम कांच की छड़ को, किसको, कांच की छड़ को, कांच की छड़ को किससे, रेशम से, ठीक है ना, कांच की छड़ को रेशम से रगड़े, ठीक है ना, और एक अगला है एबोनाइट, एबोनाइट को किससे, एबोनाइट को बिल्ली की खाल से, किससे, बिल्ली की खाल से, ठीक है ना, इनसे रगड़े, तो उससे क्या होगा कि ये अट्रैक्शन पैदा हो जाता है इनसे, ठीक है ना, इनसे क्या हो जाता है, अट्रैक्शन पैदा हो जाता है। ठीक है ना। इसी को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहा जाता है। ठीक है। और ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे आकर्षण किसके कारण हो रहा है, इनके चार्ज की वजह से, ठीक है ना। देखिए, इनमें से किसी का नेगेटिव चार्ज है, किसी का पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है ना। जब नेगेटिव और पॉजिटिव को पास लाया जाता है तो अट्रैक्शन होता है, ठीक है ना। तो ये बात मैं आपको आगे बताऊंगा इसमें चैप्टर में आगे, ठीक है ना, जब हम विद्युत आवेश के गुण पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे पढ़ते हैं हम यहाँ पे। अब देखते हैं विद्युत आवेश।
अब देखते हैं अपन विद्युत आवेश की परिभाषा। अब यहां से स्टार्ट करते हैं अपन विद्युत आवेश। ठीक है, विद्युत आवेश की परिभाषा देख लेते हैं, विद्युत आवेश कहते किसे हैं। देखिए, मैं यहाँ पे आपको 4 डेफिनेशंस लिखवा देता हूँ, आपको जो अच्छे लगे वो आप याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। वैसे चारों ही इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है ना। तो मैं पहले यहाँ पे आपको चारों डेफिनेशन यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है ना। तो फर्स्ट है आपकी, देखिए यहाँ पे मैंने आपको विद्युत आवेश की 4 परिभाषाएं आपके सामने लिखी हुई है, ठीक है ना। इनमें से आप चारों को याद कर लीजिए, बहुत ही सिंपल है। देखिए इनको मैं आपको समझा देता हूँ कैसे। फर्स्ट परिभाषा देखिए यहाँ पे, आवेश किसी पदार्थ का मूलभूत आंतरिक गुणधर्म होता है। बस ये इसकी आप प्रॉपर्टी मानो, ये इसकी परिभाषा मानो, परिभाषा ही है, ठीक है ना। बहुत छोटी परिभाषा है ये, कि आवेश क्या है, किसी भी पदार्थ का मूलभूत आंतरिक गुणधर्म होता है, ठीक है। सेकंड परिभाषा इसकी ये है कि आवेश किसी पदार्थ का वह गुण होता है जिसके कारण पदार्थ के अंदर आकर्षण व प्रतिकर्षण की घटनाएं संपन्न होती है। देखिए कोई भी पदार्थ है, उसका वो गुण होता है। जैसे अपन ने यहाँ पे कांच की छड़ और रेशम दोनों को यहाँ पे रगड़ा, तो उससे क्या हो गया, आकर्षण और प्रतिकर्षण की जो घटना है वो इनमें होने लगी, ठीक है ना। भाई चार्ज अलग अलग हो गए ना इस वजह से, ठीक है ना। तो जिसके कारण पदार्थ के अंदर आकर्षण व प्रतिकर्षण की घटनाएं संपन्न होती है, ठीक है ना। अगला यहाँ पे परिभाषा है, किसी चालक में एकांक समय में, एकांक समय का मतलब है यहाँ पे t बराबर 1 सेकंड। अब यहाँ पे 1 सेकंड ही क्यों लिया भाई, यहाँ पे मिनट भी ले सकता था मैं, 1 घंटा भी ले सकता था, ठीक है ना। लेकिन आप लोगों ने 11th में पढ़ा है कि यहाँ पे जो टाइम की जो यूनिट होती है, एसआई यूनिट, कौन सी, एसआई यूनिट क्या होती है, सेकंड होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे t बराबर 1 सेकंड प्रवाहित धारा की मात्रा उस चालक में उपस्थित आवेशों की मात्रा के बराबर होती है। अब यहाँ पे आप इस फॉर्मूले को देखिए ध्यान से और इस परिभाषा को पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा। मैंने क्या बोला है यहाँ पे कि किसी चालक में एकांक समय में, एकांक समय का मतलब है यहाँ पे देखिए, ये जो t है इसका मान है 1 सेकंड, ठीक है ना। 1 सेकंड रखने पर हमारे पास जो प्रवाहित धारा है, यानी कि जो आई है प्रवाहित धारा, उसकी मात्रा आवेश उसमें उपस्थित, यानी कि उस पदार्थ में उपस्थित आवेशों की मात्रा की क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। भाई t बराबर जब हम 1 सेकंड रख देंगे तो I बराबर Q होगा कि नहीं। तो वही तो मैंने आपको अभी बोला कि उस पदार्थ में प्रवाहित धारा उस पदार्थ में उपस्थित आवेशों की मात्रा के बराबर होती है, ठीक है ना। बस यही बोला है मैंने, ठीक है ना। तो ये आपकी 3rd नंबर परिभाषा हो जाएगी। अगली है यहाँ पे, किसी चालक में प्रवाहित धारा की मात्रा व समय के गुणनफल को विद्युत आवेश कहते हैं। भाई इसी फॉर्मूले को बस यहाँ पे लिखा है, ठीक है ना। Q बराबर I इंटू टी लिखा है, ठीक है ना। भाई किसी भी पदार्थ में प्रवाहित धारा, ठीक है ना, और समय के गुणनफल को क्या कहा जाता है, Q, यानी कि आवेश कहा जाता है। अब यहाँ पे जो Q है वो उस Q को हम आवेश कहते हैं, ठीक है ना। आवेश को किससे लिखते हैं, Q से लिखते हैं, ठीक है ना। आपको ये याद रहना चाहिए। चलिए आगे अब हम इसकी बात कर लेते हैं मात्रक और विमा की। भाई वो भी जरूरी है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। तो मात्रक देख लेते हैं इसका। मात्रक देखिए, मात्रक क्या होता है आवेश का, अपन ने फॉर्मूला पढ़ा है अभी, Q बराबर I इंटू टी, ठीक है ना। भाई ये लिख रखा है यहाँ पे फॉर्मूला, तो इसी से अपन मात्रक निकालेंगे। तो मात्रक क्या हो जाएगा, I यानी कि धारा, धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है, तो इसको लिखेंगे एम्पियर। एम्पियर इंटू समय, समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा सेकंड, ठीक है ना। तो आवेश बराबर इसका मात्रक क्या हो जाएगा, एम्पियर इंटू सेकंड हो जाएगा, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं एम्पियर इंटू सेकेंड लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा। और दूसरा मात्रक याद रखिए इसको, अगर इसको सम्मिलित रूप से अगर हम इसको बोले तो इसका मात्रक हो जाता है कूलाम, ठीक है ना। वैसे ज्यादातर आपको यहाँ पे कूलाम ही देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो याद रखिएगा आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। क्या होता है, कूलाम होता है। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है, ठीक है। चलिए आगे अब हम इसकी बात कर लेते हैं विमा की। विमा भी इसकी जरूरी है, एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है ना। तो देखिए विमा इसकी निकालेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास होता है Q बराबर A इंटू टी, ठीक है ना। भाई एम्पियर इंटू टाइम सेकंड में, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे एम्पियर, देखिए अपन को यहाँ पे विमा निकालने, तो विमा किस तरीके से निकालते हैं, MLTA इस तरीके से, ठीक है ना। यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं। देखिए अब हम इसको इसी तरीके से लिखेंगे, तो देखिए M का मतलब होता है मास, यानी कि द्रव्यमान। तो इसमें कोई द्रव्यमान तो हमको दिख नहीं रहा, नहीं दिख रहा, तो
इसका मतलब है m0, ठीक है ना। एल का मतलब होता है लेंथ, लंबाई, तो यहाँ पे लंबाई भी नहीं है, यानी कि ये भी 0। अगला है यहाँ पे टी का मतलब होता है टाइम, समय, यानी कि समय हमको दिख रहा है 1, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। और अगला है ए का मतलब होता है एम्पियर यानी कि धारा, तो हमको एम्पियर यानी कि धारा भी हमको दिख रही है 1। अब यहाँ पे कुछ नहीं बचा है आगे, तो इसको बंद कर देंगे और यही हमारी क्या हो जाएगी, विमा हो जाएगी। अब इसको हम शॉर्ट में इस तरीके से लिख सकते हैं A1 T1, ठीक है ना। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, कंप्लीट एक विमा हो जाएगी, जो कि आवेश की विमा है A1 T1। तो दो चीजें यहाँ पे याद रखोगे, एक तो मात्रक क्या होता है इसका, कूलाम होता है, और अगर इसको लॉन्ग टर्म में याद रखो तो आप एम्पियर इंटू सेकेंड याद रख लीजिएगा, ठीक है ना। दोनों को अगर याद रखोगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, एम्पियर इंटू सेकेंड और इसका है कूलाम, ठीक है ना। और एक इसकी विमा A1 T1, ठीक है ना। तो आवेश के बारे में अपन ने जाना। अब और इसका एक नोट पॉइंट आप लिख लीजिए यहाँ पे, नोट पॉइंट इसका यहाँ पे देख लीजिए क्या है नोट पॉइंट। तो नोट पॉइंट ये है कि आवेश आवेश एक अदिश राशि है। आवेश क्या है, एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है, जिसको जिसको बीजगणितीय जिसको बीजगणितीय विधि से जोड़ा जाता है। बीजगणितीय विधि से जोड़ा जाता है, ठीक है। अब बीजगणितीय विधि क्या होती है, आप लोगों ने पढ़ी है अच्छे से। बीजगणितीय का मतलब होता है विद साइन, यानी कि जैसे मान लीजिए किसी में आवेश दिया हो -7 और किसी में दिया हो +4, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे विद साइन इसको जोड़ना होता है, यानी कि अगर हम बात करें कि इसका टोटल चार्ज कितना होगा दोनों में, तो यहाँ पे लिखेंगे -7 +4, तो यहाँ पे टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसको जोड़ा जाता है बीजगणितीय विधि से। समझ में आ गया है। चलिए आगे इस देख लेते हैं, इसके कुछ और मात्रक हैं, ठीक है ना, उनको और देख लेते हैं, वो भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। देखिए आगे इसमें आवेश के और दो और मात्रक हैं। तो इसमें एक तो होता है कि आवेश का सीजीएस मात्रक, ठीक है ना। फर्स्ट नंबर पे आप यहाँ पे आवेश का सीजीएस सीजीएस मात्रक। तो आवेश का सीजीएस मात्रक क्या होता है, स्टेट कूलाम। क्या होता है, स्टेट कूलाम, ठीक है ना। याद रखिएगा इसको, आवेश का सीजीएस मात्रक होता है स्टेट कूलाम, ठीक है ना। इसकी वैल्यू कितनी होती है, एक कूलाम बराबर कितना होता है, 3 × 10⁻⁹ स्टेट कूलाम, ठीक है ना। तो एक कूलाम बराबर कितना होता है, 3 × 10⁻⁹ स्टेट कूलाम, और इसको लिखते हैं ESU से। किससे, ESU से, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये वैल्यू आप याद रखिएगा, एक कूलाम बराबर 3 × 10⁻⁹ ESU यानी कि स्टेट कूलाम होता है, ठीक है ना। अगला यहाँ पे देखिए, ये तो होता है आपका सबसे छोटा मात्रक, ठीक है ना। इसको बोला जाता है फ्रैंकलिन, ठीक है ना। स्टेट कूलाम को एक फ्रैंकलिन नाम भी बोला जाता है, यहाँ पे आप लिख लीजिए, या इसको बोला जाता है फ्रैंकलिन। क्या बोला जाता है, फ्रैंकलिन। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, फ्रैंकलिन भी बोला जाता है सीजीएस मात्रक, ठीक है ना। ये सबसे छोटा मात्रक होता है आवेश का। दूसरा यहाँ पे बात करें आवेश का सबसे बड़ा मात्रक, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा है यहाँ पे, वो होता है आपका फैराडे। क्या होता है, फैराडे। क्या, फैराडे। तो यहाँ पे एक फैराडे बराबर भी आपको आना चाहिए कि एक फैराडे बराबर कितना होता है, ठीक है ना। तो एक फैराडे बराबर कितना होता है, 96,500 कूलाम। कितना होता है, एक फैराडे बराबर 96,500 कूलाम होता है, ठीक है ना। याद रखिएगा वैल्यू काम आती है न्यूमेरिकल्स में, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं यहाँ पे इसके और अन्य मात्रक। भाई छोटे छोटे मात्रक आपको याद होने चाहिए, जिससे कि आपको क्या है, न्यूमेरिकल्स में हेल्प मिल सके, ठीक है ना। चलिए देखिए यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं कि एक माइक्रो कूलाम बराबर कितना होता है। भाई आप लोगों ने ये वैल्यूज तो पढ़ी है, एक माइक्रो, एक मिली, ठीक है ना, एक मिली कूलाम, ठीक है ना, एक नैनो कूलाम, ठीक है ना, और एक और होता है एक पिको कूलाम, ठीक है ना, एक पिको कूलाम। तो आपने पिको, नैनो, मिली, माइक्रो, इनकी वैल्यू आपको आती है, तो बस वही होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे माइक्रो की वैल्यू होती है 10⁻⁻6 कूलाम, ठीक है ना। और मिली का होता है 10⁻⁻3 कूलाम, और नैनो होता है 10⁻⁻9 कूलाम, और पिको होता है आपका 10⁻⁻12 कूलाम,
ओके, तो ये वैल्यू आप याद रखिएगा। एग्जाम जो आपने न्यूमेरिकल्स हैं उनमें आपको यहाँ पे जरूरत पड़ जाती है इनकी, ठीक है ना। तो इनकी वैल्यू आप याद रखिएगा, अलग से यहाँ पे नोट पॉइंट में लिख लीजिएगा। चलिए आगे बात करते हैं इसमें। अब आगे यहाँ पे अपना, आपको मैंने यहाँ पे दो मात्रक बताए कि यहाँ पे सबसे छोटा मात्रक कौन सा है, आवेश का सीजीएस मात्रक, जो कि स्टेट कूलाम या फिर इसको फ्रैंकलिन बोला जाता है। और सबसे बड़ा मात्रक होता है फैराडे, जिसकी वैल्यू होती है 96,500 कूलाम। ओके, और ये कुछ वैल्यूज। ओके, अब अगला टॉपिक यहाँ पे है अपना आवेशों के गुणधर्म, यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, ठीक है ना। चलिए उनको लिख लेते हैं आप। तो यहाँ पे लिखेंगे आवेशों के गुणधर्म। आवेशों के गुणधर्म देख लेते हैं, कितने गुणधर्म हैं यहाँ पे। देखिए आगे हम इसके 4-5 गुणधर्म हम लिख लेते हैं जो ही एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो पहला गुणधर्म लिखना है कि आवेश के प्रकार, ठीक है ना। तो पहला यहाँ पे लिख लेना है अपन को, आवेश दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट है आपका धनावेश। कौन सा है? धनावेश, पॉजिटिव जिसको बोला जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे इसकी छोटी सी परिभाषा लिख लीजिए। धनावेश किसे कहते हैं? इलेक्ट्रॉन की कमी, इलेक्ट्रॉन की कमी व प्रोटॉन, व प्रोटॉन की अधिकता, प्रोटॉन की अधिकता क्या होता है? धनावेश कहलाता है, ठीक है ना। धनावेश कहलाता है, ठीक है। ये आपकी धनावेश की परिभाषा हो गई। देखिए धनावेश क्या है? इलेक्ट्रॉन की कमी। भाई इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। जब नेगेटिव की कमी और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है तो पॉजिटिव की अधिकता, ठीक है ना, प्लस चार्ज की अधिकता और नेगेटिव चार्ज की कमी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास? पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगा, तो उसमें क्या हो जाएगा हमारे पास? धनावेश हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला यहाँ पे है सेकेंड नंबर ऋणावेश, ऋणावेश, ठीक है ना। इसकी परिभाषा देख लीजिए। इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे? इसका उल्टा लिख देंगे कि इलेक्ट्रॉन की अधिकता, इलेक्ट्रॉन की अधिकता व प्रोटॉन की कमी, प्रोटॉन की कमी ऋणावेश कहलाती है। क्या कहलाती है? ऋणावेश कहलाती है, ठीक है। तो ये हो गया आपके आवेशों के प्रकार। चलिए आगे बात करते हैं सेकंड नंबर, इसकी प्रॉपर्टी क्या है। सेकंड नंबर प्रॉपर्टी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आवेशों की योज्यता का नियम। योज्यता का नियम होता है इसको किस तरीके से जोड़ा जाता है, ठीक है ना। तो यहां पे लिखेंगे आवेशों की योज्यता का नियम, आवेशों की योज्यता का नियम, ठीक है। इसकी अपन पहले इसको जान लेते हैं, ठीक है ना। देखिए आवेशों की योज्यता का नियम क्या है। किसी निकाय पर उपस्थित, कोई भी निकाय है, मान लीजिए कोई एक निकाय है अपना यहाँ पे, ठीक है ना, इसमें उपस्थित आवेशों का मान उस निकाय में विद्यमान, उस निकाय में उपस्थित समस्त आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। देखिए मान लीजिए ये निकाय है, इस पर मान लीजिए कि +7 चार्ज है। कितना है? +7 चार्ज है। तो यहाँ पे अपन लिख देंगे कि एक इलेक्ट्रॉन ये हो गया, एक ये हो गया, और दो ये हो गए, और यहाँ पे 3 ये हो गए, ठीक है ना। तो यहाँ पे प्लस चार्ज है सभी के। तो यहाँ पे अंदर के जितने भी चार्ज हैं इनको हम ऐड करेंगे और इसका टोटल जो चार्ज है उसको, तो दोनों को देखने पर हमारे पास दोनों बराबर मिलते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाता है हमारे पास? इसका योज्यता का नियम हो जाता है, ठीक है ना। अब ये तो मैंने लिया यहाँ पे सभी पॉजिटिव। अब जैसे ये भी हो सकता है कि ये कोई निकाय है और इसमें दिया हुआ है कि माइनस के 5 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि माइनस के हैं 5 इलेक्ट्रॉन, तो ठीक है ना, और प्लस का 7 इलेक्ट्रॉन है, प्लस का 3 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो अंदर यहाँ पे है 7 और 3 10, और 10 में से 5 गया तो कितना बचा? 5 प्लस का इलेक्ट्रॉन, यानी कि 5 इलेक्ट्रॉन प्लस के यहाँ पे चार्ज है, यानी कि +5 इस पर चार्ज है टोटल। तो यहाँ पे दोनों बराबर हो जाते हैं, तो यही हमारा योज्यता का नियम हो जाता है और इसे बीजगणितीय योग विधि से जोड़ा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे परिभाषा मैं आपके सामने बोल रहा हूं, वो आप लिख लीजिए। देखिए किसी निकाय पर उपस्थित कुल आवेश का मान उस निकाय में विद्यमान समस्त आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। इसे ही विद्युत आवेश के लिए योज्यता का नियम कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गया है?
इसकी परिभाषा आप लोगों ने लिख ली होगी। अगर नहीं लिखी है तो वीडियो को फिर से पीछे लेके और पॉज कर करके लिख लीजिए, ठीक है। चलिए थर्ड नंबर अपन देखते हैं इसकी प्रॉपर्टी। बस समझना इंपॉर्टेंट है, लिखने को तो मैं जो बोल रहा हूँ वही आप लिख लीजिए, वही आपके नोट्स हो जाएंगे, ठीक है ना। नोट्स कोई भारी काम नहीं है, आपको वैसे मैं नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, आप उससे जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ठीक है। तो वहां उसमें जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको कंप्लीट जो चैप्टर है उनके नोट्स आपको वहां पे प्रोवाइड मैं करवा दूंगा, ठीक है। हैंड रिटन नोट्स है आप, ठीक है ना। चलिए अगला यहाँ पे प्रॉपर्टी है आवेशों की निश्चितता का नियम। क्या है अगला? आवेशों की निश्चिरता, आवेशों की निश्चिरता का नियम। आवेशों की निश्चिरता का नियम क्या है इसको जान लीजिए। देखिए आवेश जो है वो सदैव एक निश्चित मान होता है। क्या होता है? आवेश का जो मान होता है वो एक निश्चित होता है, यानी कि उसका मान गतिशील अवस्था या किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर निर्भर नहीं करता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब है किसी भी निर्देश तंत्र पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है ना। इसे ही क्या कहते हैं? आवेश का निश्चितता का नियम कहते हैं। देखिए मान लीजिए कोई भी आवेश है, मान लीजिए कि ये कोई आवेश है, ठीक है ना। ये ना तो किसी भी गतिशील अवस्था पर, कोई भी गतिशील अवस्था है उस पर निर्भर नहीं करता, या फिर किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है ना। तो यही क्या होता है? आवेश का निश्चितता का नियम होता है, ठीक है ना। तो आप लिख लीजिए, मैं बोल रहा हूं, विद्युत आवेश का मान सदैव निश्चित होता है, अर्थात इसका मान गतिशील अवस्था या किसी निर्देश तंत्र पर निर्भर नहीं करता है। इसे ही विद्युत आवेश के लिए निश्चितता का नियम कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गया है? चलिए अगली प्रॉपर्टी देखते हैं। देखिए अगला यहाँ पे प्रॉपर्टी है फोर्थ नंबर, इसको बोला जाता है आवेश का संरक्षण का नियम, ठीक है ना। आवेश संरक्षण का नियम, आवेश संरक्षण का नियम, ठीक है ना। तो आवेश संरक्षण का नियम क्या है? देख लीजिए, कोई भी अभिक्रिया है, ठीक है ना। देखिए आवेश जो है वो संरक्षित राशि होती है, ठीक है ना, ये आप मानते हो, क्योंकि यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है वो भी यहाँ पे आवेश संरक्षण का नियम है। तो इससे आपको एक तो बात क्लियर हो गई कि आवेश जो है वो एक संरक्षित राशि है। संरक्षित का मतलब होता है कि अभिक्रिया से पूर्व और अभिक्रिया के बाद जो आवेश होता है वो संरक्षित रहता है, यानी कि दोनों का बराबर रहता है, ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए अपने कोई अभिक्रिया ले ली, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन, ठीक है ना, दोनों का मध्य अभिक्रिया करवाई तो हमको क्या मिला? न्यूट्रॉन मिला। क्या मिला? न्यूट्रॉन। और प्लस यहाँ पे जो गामा फोटोन जो है वो निष्कासित होते हैं, ये एक ऊर्जा है, ठीक है ना। इस पर आप ध्यान मत दीजिए ज्यादा। यहाँ पे देखिए कि जो एक इलेक्ट्रॉन है उस पर आवेश कितना है? -1 है, और एक प्रोटॉन है उस पर आवेश कितना है? +1 है, ठीक है ना। और यहाँ पे जो न्यूट्रॉन होता है उस पर आवेश कितना होता है? 0 होता है। कितना होता है? 0 होता है। आप लोगों ने पढ़ा है इसको, ठीक है ना, 10th में आप अच्छे से पढ़ के आए हो कि न्यूट्रॉन पर जो आवेश होता है वो कितना होता है? 0 होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए -1 और एक +1, ये कितना हो जाता है? 0, और ये बराबर 0, ठीक है ना। यानी कि इसका मतलब कहने का यही है कि आवेश के, यानी कि सॉरी, यहाँ पे अभिक्रिया से पहले, अभिक्रिया से पहले और अभिक्रिया के बाद जो आवेश होता है वो संरक्षित रहता है, दोनों का बराबर रहता है, ना कम ना ज्यादा, ठीक है ना। तो आवेश की संरक्षण का नियम आपको समझ में आ गया है, तो इसकी परिभाषा मैं बोल रहा हूं, आप लिख लीजिए। विद्युत आवेश का मान सदैव संरक्षित रहता है, अर्थात किसी अभिक्रिया से पूर्व व अभिक्रिया के पश्चात आवेश का मान समान रहता है, ठीक है ना। और इसी के साथ आप ये एग्जाम्पल जरूर से लिख लीजिएगा, ठीक है। अगली यहाँ पे प्रॉपर्टी है कि कोई भी स्थिर आवेश है, यहाँ पे फिफ्थ नंबर प्रॉपर्टी बोल रहा हूं, उसको लिख लीजिए। स्थिर आवेश के चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। भाई यहाँ पे जो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ, 3 प्रॉपर्टी यहाँ पे जो लगातार आएंगी वो आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकती है, बट आगे जो टॉपिक हम पढ़ेंगे उससे आपको ये जो तीनों प्रॉपर्टी है वो आपको क्लियर हो जाएंगी, ठीक है ना। वैसे याद तो मैं आपको अभी बता देता हूँ, देखिए याद अभी हो जाएंगी आपको। देखिए ध्यान से सुनिए, स्थिर आवेश, मान लीजिए ये कोई आवेश है जो कि स्थिर है, स्टेबल है, एक जगह पर स्टेबल है, तो इसके कारण क्या होता है? देखिए स्थिर आवेश जो होता है इसके कारण क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, ठीक है। अगली 6 नंबर है कि अगर यही स्थिर आवेश, कौन सा? ये वाला स्थिर आवेश, अगर इसमें वेग डाल दिया जाए, यानी कि इसको किसी वेग से, कोई भी कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर इसको मूव कराया जाए, नियत वेग से गतिशील करा दिया जाए इसको, तो इसके
इसमें क्या होता है कि आवेश के चारों तरफ विद्युत क्षेत्र तो उत्पन्न होगा ही, लेकिन इसके साथ क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र यानी कि मैग्नेटिक फील्ड भी उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे फिफ्थ नंबर क्या था कि स्थिर आवेश के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होता है, लेकिन अगर इसी आवेश को थोड़ा सा वेग दे दिया जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी इसके चारों तरफ उत्पन्न हो जाता है। ठीक है। अब 7 नंबर है कि त्वरित आवेश यानी कि ये जो गतिशील आवेश है इसके चारों ओर यानी कि इसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। ठीक है ना भाई, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों उत्पन्न हो रहे हैं। ठीक है ना। लेकिन अगर इसको त्वरित किया जाए यानी कि इसको और ज्यादा एक्सेलरेट किया जाए तो उसमें क्या हो जाता है, इसके साथ साथ विद्युत चुंबकीय विकिरण या फिर तरंगे, ठीक है ना, विद्युत चुंबकीय तरंगे इसमें उत्पन्न हो जाती है। ठीक है ना। तो ये तीनों प्रॉपर्टी आपको याद हो गई होगी, बस थोड़ा सा प्रोसेस है, थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, बाकी सिंपल है। ठीक है ना। आगे मैं आपको ये अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है ना। चलिए 8 नंबर प्रॉपर्टी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर से याद कर लीजिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है ना। ये है आवेश का क्वांटीकरण। क्या है? आवेश का क्वांटीकरण। बस अपना ये लास्ट टॉपिक है आज की इस क्लास का। ठीक है ना। आवेश का क्वांटीकरण। देखिए आवेश जो है वो सदैव क्वांटीकृत राशि होती है। क्वांटीकृत का मतलब होता है कि आवेश है ना वो पॉइंट्स में नहीं होता है। जैसे मान लीजिए आवेश है तो भाई ये आवेश 1.6 इलेक्ट्रॉन, 1.7 प्रोटॉन यानी कि इतना, ये चार्ज कूलाम बराबर यानी कि चार्ज बराबर यहाँ पे वैल्यू 1.6, 1.7, 1.8, 3.9 ऐसे आवेश नहीं होता है। ठीक है ना। इस बात का ध्यान रखिएगा, ये क्वांटीकृत राशि होती है यानी कि ये इंटीजर होती है। क्या होती है? इंटीजर यानी कि पूर्णांक होती है, यानी कि आवेश का मान यहाँ पे पूरा पूरा होगा 1 2 3 4 5। ठीक है ना। इस तरीके से यानी कि पूरा पूरा मान होगा, यहाँ पे पॉइंट्स में नहीं होगा आवेश का मान। ठीक है, याद रहेगा। चलिए तो यहाँ पे मैं बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिए। विद्युत आवेश सदैव क्वांटीकृत राशि होती है, अर्थात किसी धातु या चालक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों व प्रोटॉनों की संख्या के पूर्ण गुणज के रूप में होती है। इसे ही आवेश का क्वांटीकरण का नियम कहते हैं। ठीक है ना। इसका एक फॉर्मूला होता है Q बराबर प्लस माइनस एन ई। ठीक है ना। ये क्वांटीकरण का फॉर्मूला है, क्वांटीकरण का नियम होता है। ठीक है ना। यहाँ पे जो आवेश होता है वो क्वांटीकृत राशि होती है यानी कि पूर्ण गुणज के रूप में होती है। ठीक है। तो यहाँ पे ये क्यू क्या है? ये होता है आपका आवेश। ठीक है ना। और जो ई है, ई एक कांस्टेंट वैल्यू है, इसका मान होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलाम। ठीक है ना। क्या होता है? ई का मान 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलाम इसका मान होता है। ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मान हो तो इसको माइनस लेंगे, और अगर प्रोटॉन की बात करें तो इसको प्लस लेंगे। ठीक है ना। और यहाँ पे एन क्या है? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉनों की संख्या है। ठीक है ना। क्या है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या है। ठीक है ना। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल जरूर आता है एग्जाम में, तो इस फॉर्मूले को याद कर लीजिए। और इसमें जो वैल्यूज मैं आपको बताते चल रहा हूं वो वैल्यूज भी आपको याद हो जानी चाहिए। ठीक है ना। तभी आपसे न्यूमेरिकल हो सकेंगे। ठीक है ना। और यहाँ पे जो फॉर्मूला है वो आप याद कर लीजिए, Q बराबर प्लस माइनस एन ई। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो n है इसका मान यहाँ पे 1 2 3 4 इस तरीके से होगा। ठीक है ना। मैंने अभी आपको बताया ये पॉइंट्स के रूप में नहीं होगा। ठीक है ना। ऐसे भी नहीं होगा 1/2 हो गया, 3/4 हो गया। ठीक है ना। ये पूर्ण गुणज के रूप में होना चाहिए। ठीक है ना। तभी आवेश का क्वांटीकरण का नियम सिद्ध होगा। ठीक है ना। तो क्वांटीकरण का नियम आपको समझ में आ गया है और आपने लिख भी लिया होगा। ठीक है ना। तो अपन ने यहाँ पे आवेश के बारे में क्या क्या जान लिया, देखिए मैं फिर से आपको थोड़ा सा आपको यहाँ पे झलक दिखा देता हूँ ताकि आपको सब कुछ रिवाइज हो जाए फिर से एक बार और। देखिए हमने पढ़ा क्या? फिजिक्स पढ़ा पहले कि फिजिक्स क्या है। ठीक है ना। फिर इसके बाद में अपन ने पढ़ा विद्युत की। विद्युत की के हमने पढ़े प्रकार, स्थिर विद्युत की, गतिशील या धारा विद्युत की। ठीक है ना। इनके हमने देखे कि यूज कहाँ कहाँ होते हैं, ये क्या काम आते हैं। ठीक है ना। फिर अपन ने स्टार्ट किया चैप्टर विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इसमें अपन ने पढ़ा कि एम्बर जो है उसको अपन ने उनके साथ रगड़ा तो कांच के जो कागज के जो टुकड़े हैं वो इससे चिपक जाते हैं अट्रैक्ट होके। ठीक है ना। इसका जाना माना एग्जाम्पल होता है कि कंघी को जब हम बालों में चलाते हैं तो कंघी से जब हम जो हमारे पास कागज के टुकड़े होते हैं वो चिपक जाते हैं। ठीक है ना। और उन इसी को यानी कि इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? एम्बर को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रम कहा जाता है। ठीक है ना। यहाँ पे एग्जांपल लिया अपन ने कांच की छड़ को रेशम के साथ रगड़ने पर, एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ने पर,
वही प्रक्रिया होती है जो कि हमारे पास यहाँ पे एम्बर से ऊन के साथ रगड़ने पर होती है। ठीक है, ये सारी चीजें अपन ने जानी। फिर अपन ने स्टार्ट किया विद्युत आवेश। विद्युत आवेश क्या होता है, इसकी अपन ने 4 परिभाषाएं देखी है। ठीक है ना, ये आपको फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए, इससे न्यूमेरिकल पूछा जाता है छोटा छोटा। ठीक है ना, यहाँ पे इसकी मात्रक अपन ने बात किया कि इसका मात्रक कूलाम होता है। ठीक है ना, इसकी विमा की बात करी, A1 T1 इसकी विमा होती है। ठीक है, फिर अपन ने इसमें एक नोट पॉइंट याद रखना है कि ये आवेश जो है वही अदिश राशि होती है और इसको बीज गणितीय विधि से क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। ठीक है ना, फिर अपन ने आवेशों के मात्रक और अन्य मात्रकों की बात की। जो अपन ने सबसे छोटा मात्रक जो कि सीजीएस मात्रक होता है वो स्टेट कूलाम होता है। इसे फ्रैंकलिन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फ्रैंकलिन भी कहा जाता है, जिसका मान होता है 1 कूलाम बराबर 3 × 10⁹ ESU यानी कि स्टेट कूलाम। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे बात करिए अपन ने आवेश के सबसे बड़े मात्रक की, जो कि फैराडे होता है। इसका मान होता है 96,500 कूलाम। ठीक है, तो इसमें अपन ने कुछ छोटे छोटे वैल्यूज भी अपन ने देखी यहाँ पे। ठीक है ना, तो ये आपको याद होनी चाहिए, न्यूमेरिकल्स में काम आती है। नेक्स्ट अपन ने बात करी यहाँ पे आवेशों के गुणधर्म। तो अपन ने 2 प्रकार लिखे, धनावेश और ऋणावेश। आवेशों की योज्यता का नियम देखा, निश्चितता का नियम देखा। ठीक है ना, अगला यहाँ पे आवेशों के संरक्षण के बारे में बात करी। ठीक है ना, अपन ने इस एग्जाम्पल के थ्रू देखा कि यहाँ पे जो अभिक्रिया से पूर्व और अभिक्रिया के बाद जो आवेश होता है वो संरक्षित रहता है। ठीक है ना, अपन ने फिर यहाँ पे 5 नंबर और 6 नंबर और एक 7 नंबर जो प्रॉपर्टीज है वो देखी कि यहाँ पे स्थिर आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, और अगर इसमें थोड़ा सा वेग डाल दिया जाए, नियत वेग डाल दिया जाए, तो विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न हो जाता है। लेकिन अगर उसी वेग को अगर थोड़ा सा और एक्सेलरेट कर दिया जाए तो उसके साथ साथ विद्युत चुंबकीय तरंगे भी उत्पन्न होने लग जाती है। ठीक है ना, और यहाँ पे अंत में लास्ट में अपन ने बात करी आवेश का क्वांटीकरण के बारे में, कि आवेश जो होती है वही क्वांटीकृत राशि होती है, यानी कि ये पूर्ण गुणज के रूप में से लिखा जाता है। ठीक है ना, और इसके साथ हमने एक फॉर्मूला देखा Q बराबर ±NE। ठीक है ना, तो यहाँ पे E का मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है ना, और यहाँ पे N जो होता है वो 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से होता है। ठीक है ना, तो अपन ने यहाँ पे यहाँ तक अपन ने सब कुछ पढ़ा है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, तो यहाँ पे कल अपन क्या करेंगे, स्टार्टिंग में आवेश का क्वांटीकरण जो अपन ने ये फॉर्मूला है इससे रिलेटेड 1 या 2 न्यूमेरिकल अपन करेंगे। ठीक है ना, जिससे कि आपको ये फॉर्मूला अच्छे से याद हो जाए और इसको यूज किस तरीके से करना है न्यूमेरिकल में वो भी आप सीख जाओ। ठीक है ना, साथ के साथ अपन 1 2 न्यूमेरिकल करते चलेंगे फॉर्मूले से, जिससे कि क्या होगा कि आपका जो न्यूमेरिकल करने की जो स्ट्रेटेजी है वो भी आपकी अच्छे से क्लियर होती जाए। ठीक है ना, ताकि आपको एग्जाम में न्यूमेरिकल करने में परेशानी ना हो। ठीक है ना, तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट जो टॉपिक है जो भी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो आज का ये जो लेक्चर है वो आपको कैसा लगा कमेंट में बताना मत भूलना। ठीक है ना, वीडियो को जिसने अभी तक लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।